जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ ठीक है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन इन सिविलाइजेशन में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है लोहयुगीन सभ्यताएं। आयरन एज से संबंधित जो सभ्यताएं थी, जो स्थल थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें अपना सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्थल आता है कौन सा? आपका बैराट, जो कि कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है, जो कि प्राचीन काल में इसको विराट नगर के नाम से जाना जाता था। आज इसी विराट नगर का नाम क्या हो गया है? बैराट हो गया है। तो अपन इस बैराट की सभ्यता में एक एक पॉइंट को करके देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से और कौन कौन से जो मोन्यूमेंट्स है, जो बौद्ध सभ्यता से संबंधित है, और कौन कौन से मोन्यूमेंट्स यहाँ से मिले हैं, और इस स्थल का उत्खनन कार्य किस किस विद्वानों ने, किन किन विद्वानों ने मिलकर किया है, क्योंकि अक्सर ये इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए अपन पढ़ेंगे, आज अपना टॉपिक होगा बैराट की सभ्यता। अपना टॉपिक कौन सा होगा? बैराट। बैराट बोल दो या विराट नगर, या विराट नगर की सभ्यता। क्योंकि अपन कैसी सभ्यताएं पढ़ रहे हैं? लोहयुगीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये लोहयुगीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। पर ये मत समझ लेना केवल क्या है यहां से केवल लोहयुगीन सभ्यता मिली है, नहीं साहब, यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताओं के क्रम से प्रमाण मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले से लोग निवास कर रहे थे। यहाँ पर स्टोन एज से मनुष्य का निवास था। स्टोन एज में यहाँ पर मनुष्य ने गुहा चित्रकारी के भी प्रमाण दिखाई देते हैं यहाँ पर साफ साफ। अतः अपन ये नहीं कह सकते केवल लोहयुगीन प्रमाण। लोहयुगीन सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोह सामग्रियां मिली है। तो देखिए बैराट की सभ्यता या विराट नगर की सभ्यता, ठीक है। पहली बात तो ये कहां पर लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके जयपुर, जयपुर में आप जैसे थानागाजी होते अलवर की तरफ जाओगे तो उससे पहले आपका बैराट पड़ता है, शाहपुरा, शाहपुरा के आगे बैराट, ठीक है। तो कहां पर? जयपुर में। किस नदी के किनारे लोकेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, बाणगंगा। किस नदी के किनारे है ये? बाणगंगा नदी के किनारे, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, रुंडित नदी भी कहा जाता है, ठीक है। जो ये बाणगंगा इन्हीं पहाड़ियों से निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से, ठीक है। तो बैराट की जो सभ्यता है, पहली बात तो ये कहां पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। दूसरी, ये बैराट की जो सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है, ठीक है। ये तो बात थी कहां लोकेटेड थी। अब बात आती है इसकी खोजबीन कैसे स्टार्ट हुई, किस प्रकार यहां पर लोगों ने, विद्वानों ने यहां पर खोज की, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम इस स्थल की खोज, सर्वप्रथम इस स्थल की खोज किसने की? तो आपको पता होना चाहिए कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने कब? 1837 ईस्वी में। ये आपको जरूर याद होना चाहिए कि बैराट स्थल की खोज सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था कैप्टन बर्ट, उसने यहां पर 1837 में इस स्थल की खोज की। तो फिर यहां पर इसको मिला क्या? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, अपन ने पढ़े थे शिलालेख, अपन ने जो शिलालेख पढ़े थे, इंस्क्रिप्शंस पढ़े थे, उनमें अपन ने देखा था कि बैराट से अपन को दो शिलालेख मिले हैं, एक भाब्रू शिलालेख, एक विराटनगर शिलालेख। भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कब की थी? 1837 में। तो बौद्धकालीन भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। वो अपन इसमें आगे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारी सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं, वो क्या क्या प्रमाण मिले हैं उन सबको अपन एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम स्थल की खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने। कब की? 1837 ईस्वी में, ठीक है। ये तो खोज की गई है। अब देखिए यहां पर उत्खनन कार्य तो थोड़ा बाद में जाकर चालू हुआ। इसके बाद में 1910 में एक और विद्वान यहां पर आए। कौन आए? डॉक्टर डी आर भंडारकर। कौन आए यहां पर? डॉक्टर डी आर भंडारकर ने 1910 में यहां पर आकर क्या किया? सूक्ष्म परीक्षण और इस स्थल का बहुत गहराई से अध्ययन किया। भाई ये मामला क्या है, ये जो स्थल है यहां पर ये कुछ प्रमाण मिले थे पहले से ही, तो उसने भी देखा कि देख के अपन चल के देखते हैं क्या करती है, क्या मिलता है। तो उसने यहां पर क्या किया? विस्तृत अध्ययन किया और सूक्ष्म
परीक्षण का काम किया। तो सबसे पहले इसी स्थल का विस्तृत अध्ययन और सूक्ष्म परीक्षण का काम किसने किया? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। इस स्थल का सूक्ष्म परीक्षण व अध्ययन का काम किसने किया? आपके डी.आर. भंडारकर ने किया। ये आपको दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। पहला पॉइंट तो क्या है? सर्वप्रथम इस स्थल की खोज किसने की? कैप्टन, 1837 में। ठीक बात है। 1910 में यहां पर डी.आर. भंडारकर आए, क्योंकि यहां से पहले से पता चल रहा है कि 1837 में पता चल गया था कि यहां पर कोई शिलालेख मिला है, क्योंकि डी.आर. भंडारकर ने अपने भारत में बहुत सारी शिलालेखों की खोज की है और उनका लिपि अनुवाद किया है। ठीक है, उनको भाषा अपनी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया, उनका अनुवाद निकाल कर। तो इसने देखा कि यहाँ पर जो बैराट से भाबरू शिलालेख निकला है, तो देखते अपन यहाँ पर कोई और भी तो मिल सकता है यहाँ पर कोई चीजें। तो इसके लिए डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने 1910 में यहाँ पर क्या किया? सूक्ष्म परीक्षण किया और अध्ययन का काम किया। फिर इसके बाद में देखो यहां पर उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ होता है? तो ध्यान रखना, उत्खनन का कार्य तो वो प्रारंभ होता है 1836-37 में। क्या हुआ? उत्खनन का कार्य किया गया। उत्खनन का कार्य प्रारंभ है। और सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने। किसने किया? दयाराम साहनी ने। यहां पर सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने क्या कर दिया? यहां पर सर्वप्रथम उत्खनन कर दिया। कब कर दिया? 1836-37 ईस्वी में क्या किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या कर दिया? इसी स्थल का उत्खनन किया। तो सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किसने किया? यहां पर दयाराम साहनी ने। यहां पर विस्तृत अध्ययन और सूक्ष्म परीक्षण का काम किसने किया? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने 1910 में। इस स्थल पर सर्वप्रथम खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। अब देखो उत्खनन का कार्य किया तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले किस पहाड़ी का उत्खनन किया, यह भी पूछा जा सकता है। भाई इस स्थल में किस, क्योंकि यहां पर 3 या 4 पहाड़ियों का विस्तृत रूप से उत्खनन किया गया है। आपके बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव डूंगरी और गणेश डूंगरी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले किस डूंगरी का उत्खनन किया इसने? बीजक की पहाड़ी का। किस पहाड़ी का उत्खनन किया जी इसने? बीजक की पहाड़ी का उत्खनन किया। तो यहां पर ये 3-4 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो देख लेना। बैराट या विराटनगर की सभ्यता कहां से प्राप्त हुई है? जयपुर से प्राप्त हुई है। नदी बाणगंगा नदी। सर्वप्रथम स्थल की खोज कैप्टन बर्ट ने कब की? 1837 ईस्वी में की। ठीक है, फिर ये मसला देखने के लिए भाई यहां पर और भी कुछ है क्या? ये खोजबीन करने के लिए कौन आ गया 1910 में? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर आ गया और इस स्थल का क्या किया? सूक्ष्म परीक्षण किया और अध्ययन का काम किया। उत्खनन नहीं किया, केवल खोजबीन की इसने। ऊपर ऊपर के मामले को देखा कि भाई यहां पर कुछ और भी मिल सकता है क्या, या कुछ और भी पुरातात्विक साक्ष्य ऊपर मौजूद हो सकते हैं क्या। ठीक है, देखो पुरातात्विक स्थलों की खोज से पहले यहां पर सूक्ष्म परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि हर स्थल को अपन खोद दे। अपन तो फावड़ी उठाकर खोद, हाँ अंडे मिल लो खजानो, ऐसे थोड़ी होता है। इसके लिए पहले सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है, उस स्थल का अध्ययन किया जाता है कि यहां पर फालतू में अपना एनर्जी और समय व्यस्त कर रहे हैं या यहां पर कुछ मिल भी सकता है। तो उसके लिए पहले सूक्ष्म परीक्षण और अध्ययन का कार्य किया जाता है। उस क्षेत्र को सीमांकित किया जाता है कि हाँ यहां पर कुछ मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए काम करने पड़ते हैं पहले। फिर 1836-37 में क्या किया गया? यहां पर पहली बार उत्खनन किया गया और सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने बहुत बहादुर दिखाई यहाँ पर। तो डूंगरों पर उत्खनन कौन करने जाएगा? भाटों कौन खंगेड़ा गया वहां पर। तो इसके लिए दयाराम साहनी ने बहादुर से बीजक की पहाड़ी पर, किसकी पहाड़ी का? बीजक, ध्यान रखना, बीज नहीं बीजक की पहाड़ी पर क्या किया? यहां पर पहली बार उत्खनन किया। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं और आगे बताऊं। यहां पर देखिए, अब अपन जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं उन पॉइंटों को देखते हैं पहले। ठीक है, पहले अपनी इस टॉपिक से संबंधित अपनी क्या योजना रहेगी, किस किस चीजों को पढ़ना है अपन को, वो देखते हैं पहले। ये तो थी यहां पर स्थित पहाड़ियां, कुछ विद्वान जिन्होंने यहां पर उत्खनन किया। मोटे मोटे क्वेश्चन यहां से कई बार आए हैं। मैंने पहले बताया सेकंड ग्रेड में जो जनरल स्टडी का पेपर होता है उसमें इनमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं इसी स्थल के। इन जो इतना सा मैटर लिखा है उसमें से। अब देखिए यहां से
निम्न अवशेष मिले हैं। ठीक है, कौन कौन सी सभ्यताओं के यहां से अवशेष मिले? तो पहला पॉइंट तो ये रहेगा मोटा मोटा कि यहां पर मिला है क्या? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक शैलाश्रय व शैल चित्र। ठीक है, इनको शैलाश्रयों को गुफाएं या गुहाएं भी बोलते हैं, या गुफा जिसको आप बोलते हो ना। ठीक है, ऐसे मत समझ लेना कि ये शैलाश्रय है और उधर गुफा आ गई। गुहाएं या गुफाएं या शैलाश्रय एक ही बात है। गुफा चित्रकारी या शैल चित्रकारी एक ही बात है। ठीक है, शैलाश्रयों में शैल चित्रकारी मिली है। ठीक है, और दूसरे यहां क्या मिला है? पाषाणकालीन औजार, क्योंकि आपको पता ही है जब प्रागैतिहासिक शैल चित्र और गुफा चित्र मिलेंगे तो यहां पर ऑब्वियसली सीधी बात है कि स्टोन एज से संबंधित स्थल रहा होगा, तो यहां पर कुछ पाषाणकालीन औजार भी मिले हैं। ठीक है, यहां से और क्या मिला है? यहां से महाभारत कालीन अवशेष, क्योंकि आपको पता है विराट महाभारत में एक महत्वपूर्ण स्थल रहा करता था विराटनगर, जहां के राजा विराट हुआ करते थे। राजा विराट ने ही विराटनगर की स्थापना की थी। ठीक है, पांडवों ने अपने वनवास का 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष के रूप में कहां पर बिताया था? यही राजा विराट के यहां पर बैराट में बिताया था। ठीक है, और यहां से क्या? यहां से मिले हैं आपके महाभारतकालीन अवशेष और बौद्धकालीन अवशेष मिले। अब बौद्धकालीन अवशेष में क्या मिले हैं? बौद्ध मठ मिले हैं, यहां से बौद्धकालीन आपका चैत्य मिला है, विहार मिले हैं, इस प्रकार के कुछ यहां से प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और यहां से क्या मिला है? तो यहां से मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। मौर्यकालीन अवशेषों में आपको पता होगा यहां पर कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख खोज निकाला। यहां पर सम्राट अशोक का जब भाब्रू शिलालेख लगा तो संभवतः ये निश्चित है कि ये क्षेत्र सम्राट अशोक के एरिया में जरूर आता था, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपने मौर्य काल अभी कभी पढ़ा हो तो, कि सम्राट अशोक ने अपने क्षेत्रों में अपनी सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए इंस्क्रिप्शन लिखवाए। उन्हें इंस्क्रिप्शन को क्या किया? अपने क्षेत्रों में जाकर उन सीमाओं पर लगा दिया। तो संभव हो सकता है कि राजस्थान का ये वाला हिस्सा सम्राट अशोक के कंट्रोल में रहा हो, तो संभवतः मौर्यकालीन प्रशासन भी यहां पर मौजूद रहा होगा, तो उससे संबंधित प्रमाण मिले हैं। यहां पर मौर्यकालीन एक है, क्योंकि मौर्य काल में बड़े बड़े पिलर्स लगाए जाते थे। ठीक है, स्तंभ लगाए जाते हैं, तो स्तंभ के टुकड़े भी मिले। यहां पर चुनार पत्थर, यानी चुनार जो बलुआ पत्थर है उसके चिकने यानी पॉलिश किए हुए टुकड़े भी यहां से मिले हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मौर्य काल के बाद में यहां से मुगल कालीन भवन क्या मिले? यहां से मुगल कालीन भवन मिला है। ठीक है, कुछ मुगल कालीन टकसाल भी मिली है यहां से। तो इस प्रकार की 5-6 मोटे मोटे अपन पॉइंट पढ़ेंगे। आप ये जरूर ध्यान रखना कि सर यहां पर वैदिक काल से भी प्रमाण मिले, संबंधित प्रमाण मिले हैं, तो बिल्कुल वैदिक सिविलाइजेशन से संबंधित भी प्रमाण मिले हैं। तो मैं वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है तो थोड़ा मैं यहीं पर लिख देता हूं कि यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन मृतवांड यानी PGW यानी चित्रित दूसर मृतवांड, दूसर रंग के मृदभांड यहां से मिले। ठीक है, जिनको पेंटेड ग्रेवेयर के नाम से अपन पुकारते हैं। ठीक है, चित्रित दूसर मृदभांड मिले, वो मैं आपको यहां से मिले मृदभांडों में पढ़ाऊंगा अलग से कि यहां पर। अब इन पॉइंटों को एक एक पॉइंटों को अपन करके क्या करते हैं? पढ़ते हैं कि देखो शैल आश्रय और शैल चित्रों में यहां से क्या क्या मिले हैं, पाषाणकालीन औजारों में यहां से क्या मिले हैं। क्योंकि देखो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो आप, तो आप उससे पहले उसकी व्यू रचना आपके सामने होनी चाहिए कि भाई अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। अगर ये आपके बीच में नहीं है ना और आपने सीधे लाइन टेक खींच खींच कर पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है आपके बीच में। ये जब तक ये आपके दिमाग में रहेंगे ना तो
आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आपसे मान लो उसने पूछ लिया कि बैराट से पाषाणकालीन कुछ अवशेष, बैराट से इस प्रकार के पाषाण मिले, तो पहले तो आपको दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए ना कि बैराट से पाषाणकालीन औजार भी मिले क्या? तो बिल्कुल मिले, अपन ये पॉइंट पढ़ा था। तो ये 6 पॉइंट सबकी चीज क्लियर हो जाएगी। तो प्रागैतिहासिक काल से शैल चित्र, शैल आश्रय मिले, तो बिल्कुल मिले थे यार, अपन ने तो ये पॉइंट ही पढ़ा था पूरा। फिर उसमें क्या क्या है वो अपन अपने आप आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाता है, अपने आप आ जाता है। तो ये मोटे पॉइंट है जिसके सामने इसके आसपास की पूरी चीजें इनके पास में घूमती रहती है। ठीक है, पाषाणकालीन औजार, महाभारतकालीन अवशेष, बौद्धकालीन अवशेष, मौर्यकालीन अवशेष, मुगलकालीन भवन। अब आपसे पूछ ले, अब आप बैराट की सभ्यता पढ़ रहे हो तो बैराट आपके दिमाग में रहेगा कि यहां से लोहाकालीन प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और फिर एकदम से आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन करके कि यहाँ पर मुगलकालीन भवनों के कुछ प्रमाण दिखाई देते हैं, यहाँ पर मुगलकालीन टकसाल मिली है, तो फिर आप ये सोचोगे यार अपने पॉइंट पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, 5-6 पॉइंट में मुगलकालीन भवन और टकसाल की बात की गई थी। तो इस प्रकार ये चीजें आपको आनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन इसका पहला पॉइंट प्रागैतिहासिक शैल चित्र या शैल आश्रय के बारे में पढ़ते हैं। यस, अब देखिए अपना पहला पॉइंट होगा प्रागैतिहासिक शैल चित्र और गुफा चित्र या शैल आश्रय। ठीक है, ये बैराट का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि बैराट में इस समय यहाँ के इस प्रकार के अवशेष बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा यहां पर अपना, वो होगा प्रागैतिहासिक शैल आश्रय या शैल चित्र। बैराट से मिले क्या? प्रागैतिहासिक शैल आश्रय या शैल चित्र। अब देखिए यहां पर देखो 1990 में जब यहां पर उत्खनन चल रहा था और लंबे समय तक कार्य चलते रहते हैं उत्खनन के धीरे धीरे। ठीक है, तो 1990 ईस्वी में निम्न पहाड़ियों से अपन को क्या मिले? यहां पर शैल चित्र और आपके शैल आश्रय मिले। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, निम्न पहाड़ियों से शैल आश्रय व शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, पहाड़ियां कौन सी है? वो आपकी एक तो बीजक की पहाड़ी, ये पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी भीम जी की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी भी कह दो इसको। ठीक है, एक है आपकी क्या? गणेश डोंगरी, एक है आपकी ब्रह्मकुंड की पहाड़ी, एक यहां पर जीणगौर की पहाड़ी। ठीक है, ये तो बैराट से संबंधित पहाड़ियां हैं। ठीक है, इसके अलावा पास में यहां पर ब्रह्मकुंड की पहाड़ी भी है और जीणगौर की पहाड़ी है। यहां पर भी क्या मिले हैं? शैल आश्रय और शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। ठीक बात है, पॉइंट एक तो ये हो गया। यहां पर मैं जब बात करता हूं कि यहां से सर किस प्रकार के चित्र मिले हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। यहां से मिले हैं जानवरों व ज्यामितीय आकृतियों की। कौन कौन से चित्र मिले यहां पर? कि सर यहां पर जानवरों के और ज्यामितीय आकृतियों के चित्र मिले हैं। दो चीज पॉइंट। सर जानवरों के कौन से चित्र मिले हैं? तो ये चीज ध्यान रखना, यहां पर हाथी, हिरण, चीता, शुतुरमुर्ग, ये चीज ध्यान रखना, शुतुरमुर्ग का चित्र प्राप्त किया गया यहां से। ठीक है, हाथी, हिरण, चीता। ठीक है, जानवरों के, इसके अलावा यहां पर जानवरों की ज्योमेट्रिकल आकृतियां और वनस्पति के चित्र भी मिले आपको। किसके चित्र मिले हैं? वनस्पतियों के चित्र भी मिले। ज्योमेट्रिकल आकृतियों में क्या क्या? आपको वही ज्योमेट्रिकल है, जिससे कोई सर्कल हो गया, कोई वर्गाकार आकृति हो गई, कोई समचतुर्भुज हो गया, कोई त्रिभुजाकार आकृति हो गई। इस प्रकार की ज्योमेट्रिकल आकृतियां भी यहां पर मिली है।
वनस्पतियों के चित्र मिले हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे के चित्र। अपन तो ये तो नहीं पहचान सकते ना ये पेड़ किस चीज का है, लेकिन वनस्पतियों के चित्र भी यहाँ पर उकेरे गए हैं। तो जानवरों के 3 मोटी चीजों के यहाँ पर अवशेष मिले हैं, जानवरों के, ज्यामितीय आकृतियां और वनस्पति के चित्र मिले हैं। ठीक है, जानवरों में अपन जानवरों को तो पहचान सकते हैं ना भाई, हाथी की सूंड होती है तो सूंड, हाथी को तो पहचान लेंगे। ठीक है, हाथी, हिरण, चीता और शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को पहचान लोगे क्योंकि शुतुरमुर्ग एक बड़ा पक्षी है और तो मोटा, थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है, तो साफ साफ सीधे सीधे पहचान लोगे कि ये शुतुरमुर्ग है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां पर उस समय शुतुरमुर्ग का भी पाए जाते थे इसी क्षेत्र में, क्योंकि जब आप किसी चीज को देखोगे तभी तो उसका चित्र बनाओगे। तो इन्होंने शुतुरमुर्ग को देखा, शुतुरमुर्ग का चित्र बना दिया, पेंटिंग बना दी उसकी। अब आप बिन देखे शुतुरमुर्ग को थोड़ी पहचान सकते हो, कईयों को पता ही नहीं, शुतुरमुर्ग देखा ही नहीं तो कैसा पता चलेगा। ठीक है, तो उन लोगों ने इन चीजों को देखा तो उन्होंने इनकी क्या पेंटिंग्स बना दी, ज्योमेट्रिकल आकृतियां बना दी उन्होंने। वनस्पति जो पेड़ पौधे देखे उनको अच्छे लगे, उनको उन्होंने क्या कर दिया, उनके पेंटिंग्स बना दी। तो यहां पर ये इस प्रकार की, देखो यहां पर ज्यादातर कौन से रंगों का प्रयोग किया गया इसमें, तो लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। किस रंग का इस्तेमाल किया गया है, लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब इतनी बड़ी मात्रा में यहां से शैल चित्र, गुफाएं यानी शैलाश्रय, आदि मानव की निवास स्थान देखने के कारण और इतनी बड़ी मात्रा में शैल चित्र मिलने के कारण इसको विद्वान प्रागैतिहासिक काल की चित्रशाला के नाम से पुकारते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इतनी बड़ी मात्रा में शैल चित्र मिलने के कारण बैराट को प्राचीन युग की चित्रशाला क्या कहते हैं, इसको प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहां पर बड़ी मात्रा में शैल चित्र और शैलाश्रय देखे गए हैं, इस कारण विद्वानों ने इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा है। कि जो प्राचीन, जो अपने एंशिएंट लोग थे, वो जो स्टोन एज से या प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो लोग थे, जो यहाँ पर रहते थे गुफाओं में, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें गुफाओं में क्या किया, जिन जिन जानवरों को, जिन जिन पेड़ों को वो अच्छे लगे, जो उनको अच्छे लगे, उनका क्या कर दिया, पेंटिंग्स बना दी, उनके चित्र बना दिए, और वो चित्र ज्यादातर लाल रंग में रंगे गए थे। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेना, प्रागैतिक शैल आश्रय शैल चित्र, ये महत्वपूर्ण बड़ा पॉइंट है। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पर 1990 में निम्न पहाड़ों से शैल चित्र शैल आश्रय मिले, बीजी की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी, गणेश डोंगरी से शैल आश्रय मिले। फिर पास में यहाँ पर ब्रह्मकुंड की पहाड़ियां, जिनगुड़ की पहाड़ियों से भी क्या मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं, जिनमें क्या क्या देखे गए हैं इन शैल चित्रों में, यहाँ पर जानवरों के चित्र देखे गए, वनस्पति के चित्र, यानी कह सकते हैं मोटे तौर पर प्रकृति का चित्रण किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आकृतियां भी उकेरी गई है। जानवरों में हाथी, हिरण, चीता, जंगली भैंसा, सांड बोल दो तो ना, जंगली भैंसा, जंगली भैंसा, इनके भी चित्र यहां से मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण है शुतुरमुर्ग, वो आप देखो और सभी जानवरों को मिल जाएंगे, लेकिन शुतुरमुर्ग एक दुर्लभ पक्षी है जो यहाँ पर नहीं मिलता है। यह ज्यादातर पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल में। बेटा जी कहां पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, जो नामीबिया इस वाले इलाकों में फैला हुआ है। तो वहां का पक्षी का चित्र यहां पर मिल जाए तो बड़ी विचित्र बात है। तो ये विचित्र बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा विचित्र विचित्र बातें ही पूछता है कि उसको पता है, ये तो इसको पता है। ले तो बेटा ये बता, शुतुरमुर्ग को चित्र कोड़ा से मिलियो, ले बैठो का खाक बताएगी शुतुरमुर्ग को चित्र, शुतुरमुर्ग अंडा हमने राजस्थान में 6 चित्र कोड़े में जा लो, तो ऑप्शन दे लो, शुतुरमुर्ग का चित्र यहां से मिला, फलाना फलाना यहां से मिला, फलाना, लास्ट में एक लाइन और दे देगा, शुतुरमुर्ग यहां पर पाई नहीं जाती इसलिए यहां पर इसका चित्र नहीं मिला। पहले बस यही तुम फंस गए, यहां पर शुतुरमुर्ग पाई नहीं जाती क्योंकि अपने कभी देखी नहीं। क्योंकि अभी हाल ही में जो अपना सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, उनमें इस प्रकार की चीजें अवेलेबल करा दी गई है। कभी आपको मौका मिले तो जाकर जरूर देख के आना।
यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सफारियां यानी अलग अलग जानवरों को यहाँ पर रखा गया है ताकि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और इको टूरिज्म को क्या मिल सके, एक स्तर पर ऊंचाइयां प्राप्त कर सके और उद्योग का रूप ले सके। इसलिए अब ध्यान रखना, शुतुरमुर्ग उस समय चित्रकारी की गई थी। शुतुरमुर्ग की लाल रंग विशेष इस्तेमाल किया गया था। इतनी बड़ी मात्रा में शिल्प चित्र मिलने के कारण, पेंटिंग्स मिलने के कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। अब बाकी पढ़ेंगे अपन कल, बाकी जो पॉइंट्स है ना उनको कल अपन एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, खूब खाइए पिए क्योंकि सर्दी का टाइम है, और तब तक के लिए जय श्री राम, खमा गणी।